हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सब लोगों को पता ही है, आपके इंटीमेशन लेटर आने के बाद अभी सेकंड वेरिफिकेशन सभी स्टेट्स की चल रही हैं। और आप में से भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने अपनी सेकंड वेरिफिकेशन करवा ली होगी। और अगर अभी तक आप में से किसी भी कैंडिडेट ने अपनी सेकंड वेरिफिकेशन नहीं करवाई है और वो कंफ्यूज्ड है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो आपको उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स काफ़ी कैंडिडेट्स हैं कि जिनका सेकंड वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अब वो अपने मेडिकल को भी कंप्लीट करवाने के प्रोसेस में लग गए होंगे। तो अगर आपको मेडिकल की भी कंप्लीट जानकारी चाहिए कि मेडिकल कैसे होता है, आपका कहाँ पे होता है, फुल प्रोसेस क्या होता है, तो आपको मैंने उसके ऊपर भी एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना रखी है, जिसका कि आपको लिंक यहाँ पे आई बटन पे और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स ये अब जो ऑफर ऑफ एंगेजमेंट है, ये भी काफ़ी जो स्टेट्स के हैं, काफ़ी सर्कल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास आनी शुरू हो गई है। तो आज की वीडियो पे हम इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं वो समझ रहे हैं कि ये ज्वाइनिंग लेटर है, बट नहीं फ्रेंड्स, इट इज़ ओनली ए ऑफर ऑफ एंगेजमेंट, और वो भी ये प्रोविजनल लेटर है। इसमें वो आपको सारी डिटेल्स देंगे कि आपको अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, आपको कैसे आगे का सारा प्रोसेस है वो कैसे करना है। इस लेटर में उन्होंने आपको यही सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और ये ज्वाइनिंग लेटर फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है। आपके सबसे पहले जो भी अभी आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिला है, जो कि मैंने अपनी सेकंड वेरिफिकेशन वाली वीडियो में बता रखा है, उसका भी कंप्लीट प्रोसेस कि आपने कैसे भरना है, कैसे फिलअप करना है। और आप भी फ्रेंड्स, आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट हैं, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो सारे फ्रेंड्स पहले आपके अथॉरिटी में सबमिट होंगे। और उसके बाद में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद में फ्रेंड्स आपकी होगी ट्रेनिंग। एंड उसके बाद में फिर फ्रेंड्स आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये फ्रेंड्स लेटर ज्वाइनिंग लेटर बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इसको ज्वाइनिंग लेटर ना समझें, और ये फ्रेंड्स ओनली ऑफर ऑफ एंगेजमेंट लेटर है कि आपने कौन कौन से अपने जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो कौन कौन से आपने अपने तैयार करवाने हैं। तो आप फ्रेंड्स इस लेटर में देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आपको लेटर आया है। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, अगर आपकी बीपीएम की जॉब निकली है तो आपको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के तरफ से ये लेटर आएगा। और अगर आपकी एबीपीएम या फिर डाक सेवक की पोस्ट निकली है तो आपको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो ये आपका लेटर है वो आएगा। और अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको कोई फ़ोटो वगैरह भेजनी है कि इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, जिसकी की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चलिए फिर फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ऑफर ऑफ एंगेजमेंट है प्रोविजनल। और यहाँ पे आपकी फाइल का नंबर आ जाता है, साथ ही साथ में आपकी जॉब जहाँ भी जिस भी बीओ में या फिर जिस भी एसओ में लगी है, वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे डेट आ जाती है कि ये डेट कितनी डेट को आपका डिस्पैच हुआ लेटर। उसके बाद में फिर फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे सिंपली ये कॉलम आता है कि यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके फादर्स का नेम एंड आपकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपकी कैटेगरी, और आप किस कैटेगरी के अगेंस्ट सिलेक्ट किए गए हो, यहाँ पे वो कैटेगरी आ जाएगी। और आप कहाँ पे मतलब आपकी पोस्ट कौन सी है और आप कहाँ पे किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हो, वो आप पे आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो एसओ या फिर हेडक्वार्टर पड़ता है, उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी सिंपली इनकम आ जाएगी कि आपका टीआरसी स्लैब कितना है, 10,000 है या 12,000 है। उसके बाद में फिर फ्रेंड्स ये नीचे वाले कॉलम पे भी सिंपली यही आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा इधर, यहाँ पे आपके फादर्स का नेम। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपकी जो भी जॉब हुई है, जीडीएस बीपीएम या फिर एबीपीएम, और जहाँ पे भी जिस भी बीओएसओ में हुई है वो आ जाएगा। और यहाँ पे आपके जो एसओ या फिर एचओ पड़ता है उसका एड्रेस आ जाएगा। शैल बी इन द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट liable to terminated by him, undersigned by notifying the order in writing that his her conduct and engagement shall be governed by the डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, ग्रामीण डाक सेवक। और यहाँ पे फिर फ्रेंड्स आपको सिंपली बताया गया है कि आपने जो भी अपने मतलब राइटिंग में लिखे में दिया हुआ है कि आपको कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के बारे में सब कुछ पता है। और कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल जो कि ग्रामीण डाक सेवक का होता है, वो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और वो आपको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की तरफ से बता दिया जाएगा। उसके बाद में फिर फ्रेंड्स यहाँ पे भी सिंपली आपकी सारी डिटेल्स, आपका यहाँ पे नेम, आप कहाँ पे सिलेक्ट हुए हो वो, और आपका जो हेडक्वार्टर पड़ता है या फिर आपकी जो भी जीडीएस बीपीएम एबीपीएम है, वहाँ पे आपकी यहाँ पे पोस्ट आ जाएगी। और इस पैराग्राफ में फ्रेंड्स सिंपली लिख रखा है
कि इट इज़ इन्फॉर्म दैट यू हैव टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली मेंशन कर दिया कि आपको जो भी अभी डॉक्यूमेंट्स आके आपको बताएंगे वो सारे आपके ओरिजिनल होने चाहिए। आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स सच एज कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपनी जो सेकंड वेरिफिकेशन वाली वीडियो है मैंने उसमें भी ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, कौन कौन से लेके जाने हैं। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप अपने इस लेटर पे भी देख सकते हो कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं। आपका फर्स्ट तो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपकी 10th की मार्कशीट, एंड उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि फ्रेंड्स आपका सेंटर का होना चाहिए। अगर आपके फर्स्ट डीबी में स्टेट का चल गया है तो कोई बात नहीं है, बट वैसे वो सेंटर वाला ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आपका एक्स एंगेजमेंट सर्टिफिकेट, अगर आपने पहले कहीं भी जॉब कर रखी है तो आपका वो सर्टिफिकेट। आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हो तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। तो काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उनके मतलब डाउट्स आ रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है या नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली मेंशन कर रखा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये मस्ट है, अगर आपने अभी तक नहीं बनवा रखा है तो आप किसी भी सर्विस सेंटर से सेवा केंद्र से अपना अप्लाई कर दो ताकि आपको जल्दी जल्दी आ जाए। और उसके बाद में फ्रेंड्स इन्होंने लिख रखा है ऑन द डे ऑफ अटेंडिंग द ऑफिस ऑफ और अंडरसाइंड फॉर वेरिफिकेशन थ्रू competent authority within 10 days of receipt of this letter, failing which it is presumed that you are not interested to join the post of your GDS BPM और ABPM। कि अगर आप 10 डेज के अंदर अंदर 10 दिन के अंदर अंदर अपने ये सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ पे सबमिट नहीं करवाते हो, नहीं दिखाते हो, तो आपका कैंडिडेचर है वो फेल्ड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपको मान लिया जाएगा कि आप इस जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी जॉब है, इसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो, एंड योर नेम विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सिलेक्शन लिस्ट। तो आपका नाम भी क्या है, सिलेक्शन लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा। फर्दर यू विल हैव नो क्लेम फॉर एंगेजमेंट एज GDS BPM और ABPM। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली मेंशन कर रखा है कि अगर आप 10 दिन के अंदर नहीं जाते हो तो फिर आपका अपनी इस जॉब के लिए कोई भी क्लेम नहीं रहेगा जहाँ पे भी आपकी जॉब लगी है और जिस भी पोस्ट में आपकी जॉब लगी है। तो फ्रेंड्स आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कर देना। आप 10 डेज के अंदर अंदर अपने ये सारे सर्टिफिकेट्स ले जाना, और साथ ही साथ में इन्होंने जो भी आगे डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करके ले जाना और वहाँ पे सबमिट करवा देना। और फ्रेंड्स आप अब जब अपना 10th की DMC लेके जाओगे, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, तो फ्रेंड्स वो आपका ना ओरिजिनल वहाँ पे सबमिट कर लेंगे। तो आप उससे पहले ही 3-4 फोटो कॉपीज उसके करवा के रख लेना, क्योंकि आगे भी जब आपका मेडिकल भी होगा तब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने जो भी 10th का सर्टिफिकेट है ना उसके 3-4 फोटो कॉपीज करवा के रख सकते हैं, क्योंकि फिर वो आपका वहाँ पे सबमिट हो जाएगा और फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे इन्होंने सिंपली मेंशन कर रखा है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग यू विल हैव टू गिव undertaking on bond paper of ₹100 that you have adequate independent means of livelihood for yourself and your family and other than the TRCA allowances being paid to you by government। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन्होंने सिंपली मेंशन कर रखा है कि जैसे कि मैंने आपको नेक्चर्स वगैरह के लिए बताया था कि आपको 5 एक नेक्चर्स फिल करने होते हैं। एक आपका साइकिलिंग का, एक आपका कंप्यूटर का, एक आपकी ये जो आपकी इनकम होती है इसका, और एक भी आपने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन दी है वो सारा सही है उसका, और एक और भी आप इस पोस्ट के लिए ज्वाइन हो गए हो। तो इसलिए फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे सिंपली आपका मेंशन कर रखा है कि जो भी 100 रुपीज़ का एक एफिडेविट या फिर बॉन्ड पेपर होता है, हमारे यहाँ पे स्टाम्प बोलते हैं जैसे कि, तो आप उस 100 रुपीज़ वाले पेपर पे आपने वो लिखवाना है सिंपली कि आपके पास एडिक्वेट इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, कि आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है TRCA के अलावा, जिससे कि आप अपना घर परिवार चला रहे हो। तो ये आपको 100 रुपये के पेपर के ऊपर लिख के देना ही देना है, चाहे आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर नहीं है, बट ये फ्रेंड्स कंपलसरी है, ये आपने लिखकर देना ही देना है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली मेंशन कर रखा है द BPM विल हैव टू प्रोवाइड accommodation for branch post office at branch office village if the accommodation is not provided by the center government, state government, gram panchayat or any other local body as per standard prescribed by directorate order number this stated this, which has already been mentioned in notification. This, as per Rule 3A of Conduct and Engagement Rule, you should take up residence in Post Office Village within a month of selection but before engagement, as it is mandatory to you by these rules। तो यहाँ पे इन्होंने इस पैरे पे सिंपली लिख रखा है कि आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस, अगर मतलब आप जहाँ पे भी सिलेक्ट हुए हो, अगर वहाँ पे पहले से कोई ब्रांच पोस्ट ऑफिस नहीं है, वहाँ पे पहले से कोई BO नहीं है,
तो एंड अगर आप बीपीएम एज ए बीपीएम सिलेक्ट हुए हो तो आपको अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पंचायत के द्वारा कोई भी मतलब जगह वहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी उनकी गारंटी पे। जैसे कि कोई भी आपके जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हुई है एज ए बीपीएम, तो वहाँ के ग्राम पंचायत से बात करके आपको कोई भी सरकारी जगह, कोई भी गवर्नमेंट जगह उनसे लेनी होगी कि आपको यहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस खोलना है। और वो आपका जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वो आपका विलेज में ही होना चाहिए। और जैसे कि मॉडल नोटिफिकेशन में बता रखा था कि उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि उसका लोकेशन ठीक होना चाहिए, एट द बिजी एरिया पे होना चाहिए, एंड वो कम से कम 10 बाई 10 का होना चाहिए, मीन्स दैट 100 स्क्वायर फुट उसकी मतलब कम से कम स्पेस होनी चाहिए। और उसके ऊपर एनएसपी भी आपने प्रोवाइड करना है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जिससे कि नेट वगैरह चलता है। तो ये सारी जो भी कंडीशन है ये सारी फुलफिल होनी चाहिए। और अगर कोई भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट या फिर ग्राम पंचायत वगैरह आपको मतलब सरकारी जगह नहीं दे रही है, उनके पास सरकारी जगह नहीं है, तो आपको वहाँ पे अपना रेजिडेंस लेना पड़ेगा इन पोस्ट ऑफिस विलेज, जहाँ पे भी आपकी नौकरी लगी है, जहाँ पे भी आपको जॉब मिली है एज ए बीपीएम। आपको वहाँ पे अपना एक कोई भी रूम लेना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जगह आपके रहने के लिए लेनी पड़ेगी, और जिसमें कि आप अपना जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वो लोकेट करोगे। और ये आपकी एंगेजमेंट से पहले, आपकी ज्वाइनिंग से पहले आपने सारा कंप्लीट करवा के रखना है और वहाँ पे सबमिट करवाना है। उसके बाद में इन्होंने लिख रखा है, फेलर टू रिसाइड इन प्लेस ऑफ ड्यूटी फॉर जीडीएस बीपीएम आफ्टर एंगेजमेंट शैल बी ट्रीटेड एज वायलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट एंड लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर रूल 10 ऑफ जीडीएस रूल्स रिजल्टिंग इन रिमूवल डिसमिसल फ्रॉम एंगेजमेंट। तो अगर जैसे कि आपने आपको सरकारी जगह नहीं मिली है, तो आपको वहाँ पे लिख के देना होगा कि मैं इस जगह पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस खोल रहा हूँ। और अगर आप वहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस आपने खोल दिया, बट अगर आप वहाँ पे नहीं रह रहे हो एज ए जीटीएस बीपीएम, तो आप अगर आपको एंगेजमेंट के बाद, आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपको पाया जाता है कि आपने ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये मिस इन्फॉर्मेशन दी है और आपने उनको मतलब सही नॉलेज नहीं दी है, तो वो फिर आपके ऊपर मतलब जो भी एक्शन होगा वो आपके अंदर लीगल एक्शन लेंगे, जो कि रूल 10 कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के अंडर आता है। वो आपके ऊपर रूल 10 के अकॉर्डिंग लीगल एक्शन लेंगे, जिससे कि आप रिमूव भी हो सकते हो या फिर डिसमिस भी हो सकते हो अपनी जॉब से। तो ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत करें। आप ग्राम पंचायत सरकारी जगह कोई ले, वहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस लोकेट करें, और अगर नहीं मिलती है तो फिर आपको वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में रहना ही रहना पड़ेगा। और साथ ही में आपको अपने ही उस रूम में या फिर आप जो भी जगह वहाँ पे लोगे, आपको अपने उधर ही ब्रांच पोस्ट ऑफिस है जो लोकेट करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, फेलर टू रिजाइड विद इन द डिलीवरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस फॉर अदर कैटेगरीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक आफ्टर एंगेजमेंट शैल बी ट्रीटेड एज वायलेटिव ऑफ कंडीशंस ऑफ एंगेजमेंट एंड लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर रूल 10। तो यहाँ पे जैसे कि ऊपर इन्होंने बता दिया कि जीडीएस बीपीएम को अपना जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे विलेज में रहना पड़ेगा। और अगर हम बात करें एबीपीएम या फिर डाक सेवक की, तो आपके लिए फ्रेंड्स ये है कि इन्होंने आपको ये छूट दे रखी है कि आप अपने डिलीवरी एरिया के बीच में रह सकते हो। जीडीएस बीपीएम के लिए ये है कि आपका जहाँ पे बीओ है, जहाँ पे भी आपका विलेज है, आपको वहाँ पे रहना ही रहना पड़ेगा। एंड अगर आप एज ए एबीपीएम या फिर डाक सेवक सिलेक्ट हुए हो, तो आपको अपने जो भी आप मतलब आपको जहाँ पे भी चिट्ठी वगैरह बांटनी है, जहाँ पे भी आपको अपना वर्क करना है, तो आप वो डिलीवरी के एरिया के अंदर अंदर रह सकते हो, जहाँ से मतलब आप अपने एसओ के अंडर अंडर रह सकते हो। और जीडीएस बीपीएम के लिए उसको अपने बीओ में रहना ही रहना पड़ेगा, वहाँ के विलेज में। और अगर आप बीओ में ही सिलेक्ट हुए हो तो आप अपने एसओ के एरिया के अंडर अंडर रह सकते हो। और अगर आप एसओ में सिलेक्ट हुए हो तो भी आप उसके एरिया के अंडर अंडर रह सकते हो। और अगर ये भी कोई जो आपने मतलब अगर मैंने इन्फॉर्मेशन इनको दी, तो वो आपको भी रिमूव या फिर डिसमिस कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कि आपको वहाँ पे एनएसपी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस अभी लोकेट कर रहे हो और पहले से नहीं है, तो आपको दर्पण जो डिवाइसेस आपको वहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे, RICT रिक डिवाइस जो दिए जाएंगे जिसपे कि आप अपना सारा काम करोगे, उसके लिए वो जैसे कि नेट वगैरह से चलते हैं, तो आपको उसके लिए एनएसबी भी प्रोवाइड करना होगा अगर आपके वहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस पहले नहीं है। और अगर पहले से लोकेट है, पहले से अगर आपके चल रहा है, तब तो आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। तब तो फिर वो आपके सारा जो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसका काम चल ही रहा है। और अगर आपने अभी नया खोलना है वहाँ पे जाके, तो फिर आपने सारे ये लेने पड़ेंगे दर्पण डिवाइसेस को चलाने के लिए, जो भी एनएसपी है वाया एयरटेल, वोडा, आइडिया या फिर बीएसएनएल एक्सेट्रा, आपको वहाँ पे इंश्योर कनेक्टिविटी को इंश्योर करना पड़ेगा एट द
branch post office. While provide accommodation for GDS BO, it should be ensured that network is available for any one of these NSP. तो जैसे कि आप इन्होंने फिफ्थ आपको यहाँ पे बताया कि आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए अकोमोडेशन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे इन्होंने सिंपली आपको ये बता दिया कि अकोमोडेशन के साथ साथ आपको NSP भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वहाँ पे आपका काम जो है ताकि अच्छे तरीके से हो सके। उसके बाद में फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, यू विल हैव टू फर्निश रिक्विजिट सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ रुपीज 1 लाख for 5 years by remitting requisite premium per annum and application in prescribed form to concerned postal cooperative society through drawing and disbursing officer। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली लिख रखा है कि जैसे कि पहले तो काफ़ी जो है सर्कल्स और काफ़ी में अभी भी होता है कि आप खुद से वो सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ रुपीज़ 1 लाख का आपसे लेते हैं, और बाद में 5 साल तक वो फिर मतलब अपने पास रखते हैं, साथ में जो आपका इंटरेस्ट वगैरह लगता है, और उसके बाद में आपको वो दे देते हैं। तो ये एक किस्म की सिक्योरिटी बॉन्ड है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इंडिया पोस्ट में जो भी सारा बैंक वाला ही काम करना है, तो इसलिए वो आपकी सिक्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे रखते हैं। बट फ्रेंड्स ये सर्कल टू सर्कल वेरी करता है। अभी आपके सर्कल में यहाँ ये सिक्योरिटी बॉन्ड लेते हैं या नहीं लेते वो मुझे भी नहीं पता है, तो आप ये सिंपली अथॉरिटी से पूछ सकते हैं कि आपका जो भी सिक्योरिटी बॉन्ड है वो लगेगा या नहीं लगेगा। एंड जैसे कि इन्होंने लिख रखा है कि कई बारी जैसे कि अगर वो नहीं भी लेते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो पर एनम आपकी सैलरी में से कुछ डिडक्शन कर लेंगे कि आपकी साल टू साल इतनी सैलरी जो है वो डिडक्शन हो जाएगी। और बाकी इसके बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने अथॉरिटी वालों से एक बार ले सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में उनको ज़्यादा पता होता है। हम तो सिर्फ यहाँ पे जो लिख रखा है वही मैं आपको पढ़ के ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। बाकी आपको ज़्यादा अगर इसके बारे में सिक्योरिटी बॉन्ड के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अथॉरिटी में जाके पूछ सकते हैं। हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली लिख रखा है, यू विल हैव टू फर्निश डिक्लेरेशन फॉर हैविंग नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इफ यू आर हैविंग knowledge of riding a scooter or motorcycle that may be considered as knowledge of cycling. The candidate has to submit a declaration to this effect and has to produce driving license। तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली लिख रखा है कि आपको साइकिलिंग मतलब साइकिल चलाने की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है और अगर आपको स्कूटर एंड मोटरसाइकिल चलाना आता है तो वो भी आपकी साइकिलिंग की नॉलेज को ही कंसीडर किया जाएगा। अगर मतलब आपको साइकिल नहीं आती है और अगर आपको स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल आता है तो आपकी साइकिलिंग की नॉलेज को कंसीडर कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको स्कूटर मोटरसाइकिल चलाना आता है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आपको ये चलाना नहीं आता, अगर आप कहोगे कि मुझे साइकिल चलानी आती है, तो फिर बस आपको ओनली डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा, फिर आपको कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में हमारे पास सिंपली यहाँ पे अगर आप बीपीएम चूज़ हुए हो तो सुप्रीडेंट की जो होते हैं साइन हो जाते हैं, और अगर आप एपीएम चूज़ हुए हो तो इंस्पेक्टर के जो साइन है हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर आपका नाम कि इसकी कॉपी किस किस को भेजी गई है, यहाँ पे आपका नाम, पीएफ ऑफ द कैंडिडेट। एंड ये जो फ्रेंड्स ये ना सिक्योरिटी के लिए है कि आपका जो सिक्योरिटी बॉन्ड है वो आपको मतलब कहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरे इंस्पेक्टर साहब का जो नेम है वो लिख रखा था कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस के लिए लिख रखा था कि इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस के पास जाके आपने अपनी सिक्योरिटी वगैरह जो भी है वो आप वहाँ से पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपका आपने मतलब जिस भी ऑफिसर के पास जाना है वहाँ पे नाम आ जाएगा और आप उनसे पूछ सकते हो कि आपकी सिक्योरिटी कैसे लगेगी कैसे नहीं, उसका सारा प्रोसीजर क्या होता है। उसके बाद में ये आपको पोस्ट मास्टर एसपीएम केसीजी सुधार जो भी आपका मतलब एसओ पड़ता है उसके पास भेज दिया जाएगा। आपका आपकी जहाँ पे भी पोस्टिंग हुई है और वहाँ का जो भी हेडक्वार्टर एंड एसओ पड़ता है उसके पास भी इसकी एक कॉपी भेज दी जाती है। और जो भी आपका डिविजनल ऑफिस पड़ता है उसकी इस लेटर की एक कॉपी उनके पास भी भेज दी जाती है फॉर इंफॉर्मेशन। तो इसकी एक कॉपी तो आपके पास आ जाती है, इसकी एक कॉपी जो भी आपके वहाँ पे इंस्पेक्टर या फिर सुप्रीडेंट है उनके पास चली जाती है, इसकी एक कॉपी आपके एसओ के पास चली जाती है, और इसकी एक कॉपी आपके डिविजनल ऑफिस के पास चली जाती है, ताकि उन सबको पता लग जाए कि आप भी सिलेक्ट हुए और आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद इन 10 डेज आपको सबमिट करवाने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो में या फिर आज के मतलब कोई भी मैंने आपको अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए, अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेरी हो आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका कमेंट में भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और जैसे कि अगर अभी तक भी किसी ने अपना सेकंड वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो जल्दी जल्दी करवा लो, क्योंकि सारे सर्कल की जो सेकंड वेरिफिकेशन की डेट है वो बहुत ही मतलब नज़दीक आ रही है। और अगर आपने मतलब पूछना है भी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक अपना मेडिकल भी नहीं करवाया है सेकंड वेरिफिकेशन होने के बाद, तो मेडिकल के ऊपर भी मैंने एक अपनी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, साथ ही साथ में वो मेरा फ्रेंड्स लाइव एक्सपीरियंस है कि सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ ऑफिस में क्या क्या होता है कैसे होता है और क्या प्रोसीजर रहता है, तो उसकी भी आपको लाइव
एक्सपीरियंस वाली जो वीडियो है मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको आज के इसमें बताया वीडियो में, आपको ये सारे सर्टिफिकेट ज़रूरी हैं। साथ ही साथ में आपको 100 रुपीज़ के बॉन्ड पेपर पे अपनी इनकम का जो मतलब डिक्लेरेशन होती है वो देनी पड़ती है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल जो हैं थोड़े बहुत इन्होंने बता रखे हैं। और आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी बॉन्ड आपको प्रोवाइड करना है, एंड आपको अपने नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी है। और जो अब फ्रेंड्स हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, अगर कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।